दोस्तों नमस्कार, उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। गेट ट्रिकोपीडिया के लास्ट सेशन में हम नेटवर्क थ्योरम्स को रिवाइज कर रहे थे एसी सर्किट्स में। आज हम पावर एनालिसिस की बात करेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पावर एनालिसिस। अब देखो, पावर एनालिसिस में हमें एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपेरेंट पावर, इंस्टेंटेनियस पावर एंड पावर फैक्टर, इन 4-5 टर्म्स को समझना है और इसी से रिलेटेड गेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सोचिए मेरे पास कोई सर्किट है, कोई भी सर्किट है, ठीक है। उसके अंदर RLC लगे हुए हैं मान लीजिए, ऑब्वियसली मैं लीनियर सर्किट की बात कर रहा हूं, ठीक है। और यहां पे मेरे पास कोई सोर्स है और सोर्स की वैल्यू है VT, VST, और यहां से करंट जा रहा है IST। तो अगर मुझे इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी है, इंस्टेंटेनियस पावर, तो वो कैसे निकलेगी दोस्तों? इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब है किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये सोर्स कितनी पावर डिलीवर कर रहा है या ये जो सर्किट है ये कितनी पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर वो पावर निकालनी है, इंस्टेंटेनियस पावर, जिसको मैं PT का नाम दे रहा हूं, तो कुछ नहीं करना, आपको VT और IT को मल्टीप्लाई कर देना है। VT जो है ये किस तरह से टाइम के साथ वोल्टेज बदल रही है, और IT मतलब किस तरह से ये जो सोर्स करंट है ये टाइम के साथ बदल रहा है। मतलब टाइम का फंक्शन दिया गया होगा ना, ये और ये, तो उन दोनों को बस मल्टीप्लाई कर दो, बस आपके पास क्या आ जाएगा? इंस्टेंटेनियस पावर आ जाएगी। जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं आपको, सोचिए ये जो वोल्टेज है ये है 10 साइन ऑफ 10t माइनस 30 डिग्री, और जो करंट है वो आपको दे रखा है IST, और IST की वैल्यू है 5 साइन ऑफ 10t माइनस 45 डिग्री। सोचिए ऐसे दे रखा है। तो अगर मुझे बताना हो कि भाई t इक्वल टू पाई बाई t इक्वल टू में भी मान लीजिए मैं बोल देता हूं कि भाई 1 सेकेंड या 2 सेकेंड या 3 सेकेंड, कोई भी इंस्टेंट दे दिया, उस इंस्टेंट पे इस सोर्स से कितनी पावर सर्किट में जा रही है, कोई भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पूछ लिया, तो उस इंस्टेंट पे पावर देखने के लिए आपको इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी होगी, और कुछ नहीं करना, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, और जिस इंस्टेंट पे पावर पूछी है वो इंस्टेंट इसमें पुट कर देना है। इस तरह से आप इंस्टेंटेनियस पावर को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना, VT इंटू IT करना है। अब बात करते हैं एवरेज पावर की। एवरेज पावर, और एवरेज पावर जो होती है उसी को आप एक्टिव पावर भी बोलते हो, उसी को आप एक्टिव पावर भी बोलते हो। रियल पावर, ट्रू पावर, एक्टिव पावर। और एक्टिव पावर ही वो पावर होती है जो कंज्यूम होती है सर्किट में, और कोई पावर ऐसी नहीं है जो कंज्यूम होती है। मतलब इसका जो एवरेज पार्ट होगा, इसकी जो एवरेज वैल्यू आएगी इंस्टेंटेनियस पावर की, वही हमारी एक्टिव पावर होगी, वही कंज्यूम करेगा इस सर्किट। और इसको हम कैसे निकालते हैं एक्टिव पावर को? तो एक्टिव पावर को निकालने के लिए, एक्टिव पावर को मैं P से लिख रहा हूं, उसके लिए अगर सोर्स से देखना हो कि सोर्स से कितनी एक्टिव पावर जा रही है, तो सोर्स वोल्टेज की RMS वैल्यू, इसको मैं कैपिटल VS से लिख रहा हूं, इनटू सोर्स करंट की RMS वैल्यू, उसको मैं IS से लिख रहा हूं, इनटू कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। मतलब अगर मैं इसको फेजर फॉर्म में लिखूं तो इसका अपना VS एंगल थीटा V होगा, और इसको अगर मैं फेजर फॉर्म में लिखूं तो इसका होगा IS एंगल थीटा I, IS एंगल थीटा I, ठीक है जी। VS और IS क्या है? इनकी RMS वैल्यू है, ध्यान रखिएगा, इनकी RMS वैल्यू है। तो
अपने को अगर एक्टिव पावर निकालनी होगी तो क्या करेंगे भाई, कितनी एक्टिव पावर ये सोर्स दे रहा है, तो वो कैसे करोगे, Vs इंटू आई एस, मतलब इसकी आरएमएस वैल्यू इंटू इसकी आरएमएस वैल्यू इंटू कोस ऑफ इन दोनों के बीच का एंगल का डिफरेंस। फाई क्या है बताओ जरा, फाई इज थीटा वी माइनस थीटा आई। ठीक है, इस तरह से आप जो है एक्टिव पावर को निकालोगे। यही जो पावर है ये हमारी इस इंस्टेंटेनियस पावर की एवरेज वैल्यू है, इसको हम वॉट में लिखते हैं। ठीक है, इसको हम वॉट में लिखते हैं। ये वो पावर है जो सर्किट कंज्यूम कर लेगा, वो खर्च कर देगा हीट की फॉर्म में। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्टिव पावर। ठीक है ना। अब बात करते हैं रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर कुछ नहीं होती है, रिएक्टिव पावर के लिए वी आर एम एस, सोर्स वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू इंटू सोर्स करंट की आरएमएस वैल्यू इंटू साइन फाई कर दो, और इसकी यूनिट होती है VAR। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी रिएक्टिव पावर। अब रिएक्टिव पावर दो तरह की होती है, लैगिंग या फिर लीडिंग। अब वो कैसे चेक करोगे, उसके लिए आप ये देखो कि करंट जो है ये वोल्टेज से लैग कर रहा है कि लीड कर रहा है। फेजर डायग्राम से पता चल जाएगा। अगर आप इस वोल्टेज को प्लॉट करोगे तो वोल्टेज क्या है बताओ जरा, वोल्टेज है VS और एंगल कितना है, एंगल है थीटा V, और करंट है मेरा IS और एंगल कितना है थीटा I। तो क्लियरली आप देख सकते हो जो IS है वो VS से क्लॉकवाइज है। ठीक है, IS जो है वो VS से क्लॉकवाइज है, इसका मतलब IS जो है वो VS से लैग कर रहा है। ठीक है, ये लैग कर रहा है, लैग कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो रिएक्टिव पावर आएगी ये लैगिंग आएगी। थीटा V माइनस थीटा I जो है, क्योंकि IS VS से लैग कर रहा है तो इसको हम लैगिंग रिएक्टिव पावर बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर IS लीड कर रहा होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता VS से, तो फिर ये जो रिएक्टिव पावर होती इसको हम लीडिंग रिएक्टिव पावर बोलते, VAR लीडिंग बोल देते। ठीक है, तो इस तरह से आप रिएक्टिव पावर को भी बताते हो कि भाई एक्टिव क्या होगी और रिएक्टिव क्या होगी। ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी आप एक्टिव और रिएक्टिव को कैलकुलेट करने के लिए मैक्स वैल्यू का इस्तेमाल करते हो, जो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, अगर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो तो इनमें बाई 2 करना मत भूलना। आरएमएस वैल्यू के टाइम में बाई 2 नहीं होता, लेकिन अगर मैक्स वैल्यू का इस्तेमाल करते हो तो बाई 2 आपको करना होगा। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं और उस एग्जांपल से अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो जरा देखिएगा। सोचिए VS आपको दे रखा है 10 sin 10t, बस इतना ही है VS, और IS आपको दे रखा है 5 sin 10t माइनस 30 डिग्री। ये IS दे रखा है। आपको बताना है सोर्स से एक्टिव कितनी जाएगी, रिएक्टिव कितनी जाएगी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये मैक्स वैल्यू है, ये करंट की मैक्स वैल्यू है, ये वोल्टेज की मैक्स वैल्यू है। और अगर मुझे सोर्स से एक्टिव पावर देखनी है कि एक्टिव पावर सोर्स कितना डिलीवर करेगा, तो क्योंकि मैं मैक्स वैल्यू का यूज कर रहा हूं तो बाई 2 करना मत भूलिएगा। वोल्टेज की मैक्स वैल्यू है 10, करंट की मैक्स वैल्यू है 5, डिवाइड बाई 2 कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। वोल्टेज को अगर फेजर डायग्राम से लिखोगे तो साइन को रेफरेंस लेके आप इसको 10 एंगल 0 लिख सकते हो, और इसको क्या लिखोगे बताओ, इसको लिखोगे 5 एंगल माइनस 30। इसका मतलब अगर वोल्टेज मेरा 0 डिग्री पे है तो करंट जो है IS जो होगा वो इससे 30 डिग्री लैग करेगा, क्लॉकवाइज होगा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री जो है वो लैग करेगा IS। ठीक है, तो इसका मतलब है यहां पे cos 30 लिखेंगे, फिर हम थीटा V माइनस थीटा I, cos 30 आ जाएगा, और ये इतने वॉट हमारे पास एक्टिव आएगी। रिएक्टिव जो आएगी वो क्या आएगी, यहां पे sin 30 हो जाएगा और लैगिंग बोलेंगे रिएक्टिव को। ठीक है, क्योंकि करंट जो है वो वोल्टेज से लैग कर रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए यहां पे मैंने बाई 2 किया है। क्यों बाई 2 किया है, क्योंकि आप मैक्स वैल्यूज का इस्तेमाल कर रहे हो पावर निकालने में। अगर आप आरएमएस लेते तो यहाँ पे 10/√2 होता और यहाँ पे 5/√2 होता। आरएमएस वैल्यू डायरेक्ट मल्टीप्लाई जाते हैं, उनमें एक्स्ट्रा 2 करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ कि एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर कैसे निकालते हैं। एक और तरीका है कि एक्टिव और रिएक्टिव हम कैसे निकालें, उसका एक और तरीका भी है, और वो क्या तरीका है वो भी जरा देख लीजिए। देखो, हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई इंडक्टर है तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज VL इधर अगर मैं दिखा रहा हूं, और इंडक्टर के थ्रू जो करंट आएगा IL वो इससे 90 डिग्री लैग करेगा। आप ये लोग जानते हो, सब लोग जानते होंगे कि करंट जो है इंडक्टर के थ्रू जो करंट आएगा और इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा उनमें 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। मतलब अगर आप VL को 0 डिग्री पे दिखा रहे हो तो जो IL होगा वो इससे 90 डिग्री लैग करेगा, क्लॉकवाइज आएगा। तो आप ये कह सकते हो कि ये एक्टिव पावर 0 लेगा, क्योंकि यहां पे cos 90 करोगे ना आप एक्टिव निकालने के लिए। अगर मैं इस इंडक्टर में देखो कितनी एक्टिव पावर ये एब्जॉर्ब कर रहा है, कि पॉजिटिव में करंट एंटर कर रहा है तो पावर एब्जॉर्ब ही होगी।
कितनी एक्टिव पावर ये एब्जॉर्ब कर रहा है? ये कोई एक्टिव पावर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, क्योंकि एक्टिव पावर निकालने के लिए इसकी वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू इनटू करंट की आरएमएस वैल्यू इनटू कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो कोस 90 करोगे, कोस 90 तो 0 होता है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि ये कोई पावर कंज्यूम नहीं करेगा, ठीक है। बट ये रिएक्टिव पावर लेगा और लैगिंग रिएक्टिव पावर लेगा, क्योंकि करंट लैग कर रहा है ना। तो इसकी जो रिएक्टिव पावर होगी वो लैगिंग रिएक्टिव पावर होगी, और वो क्या होगी? वो होगी VL, इसको मैं आरएमएस वोल्टेज मान रहा हूं, इंटू IL इंटू साइन एंगल बिटवीन देम। एंगल बिटवीन देम कितना है बताओ? 90। तो इतना लैगिंग रिएक्टिव पावर जो है ये आपका जो इंडक्टर है वो कंज्यूम करेगा, इतनी लैगिंग रिएक्टिव पावर जो है वो कंज्यूम करेगा। कैपेसिटर में उल्टा होता है, कैपेसिटर भी एक्टिव पावर नहीं लेता। अगर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो VC 0 डिग्री पे है, ठीक है, तो जो इसमें करंट आएगा IC वो इससे 90 डिग्री पे होगा, इधर होगा IC, और 90 डिग्री लीड करेगा। तो इसका मतलब यहां पे जो रिएक्टिव पावर आएगी वो आएगी VC IC साइन 90, और ये कैसी रिएक्टिव पावर होगी? ये लीडिंग रिएक्टिव पावर होगी, ठीक है। ये लैगिंग रिएक्टिव पावर है, इंडक्टर लैगिंग रिएक्टिव पावर लेता है। कैपेसिटर कौन सी रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करता है बताओ? लीडिंग रिएक्टिव पावर, ठीक है। तो ये लीडिंग रिएक्टिव पावर है, ये लैगिंग रिएक्टिव पावर। ध्यान दीजिए, एक्टिव पावर दोनों केस में 0 है, इसका मतलब कोई भी एक्टिव पावर नहीं लेता। और एक्टिव पावर वो पावर होती है जो कंज्यूम होती है, हीट की फॉर्म में वेस्ट हो जाती है। तो इसका मतलब है ये दोनों ही हीट पैदा नहीं करेंगे सर्किट के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये कोई एक्टिव पावर कंज्यूम नहीं करते, तो इनकी वजह से कोई हीट पैदा नहीं होगी, ठीक है। आप इसकी रिएक्टिव पावर को निकालने का एक और तरीका भी है। कैसे? जरा देखो, इसका रिएक्टेंस है JXL और इसका रिएक्टेंस है -JXC। तो आप रिएक्टिव पावर निकालने का एक और तरीका भी है, और वो क्या है? जो करंट की आरएमएस वैल्यू है IL, इसका स्क्वायर कर दो इंटू XL कर दो, इतनी VAR लैगिंग रिएक्टिव पावर होगी, ठीक है। जैसे आप रजिस्टर में करते हो ना, IRMS का स्क्वायर इंटू R, ऐसे ही आप इंडक्टर में भी कर सकते हो, IRMS का स्क्वायर इंटू XL कर दो भाई, ठीक है, तो वो इसकी रिएक्टिव पावर आ जाएगी। ऐसे आप कैपेसिटर की भी रिएक्टिव पावर निकाल सकते हो, वो होगी IC की आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर इंटू XC, इतना VAR होगी रिएक्टिव पावर, और ये लीडिंग रिएक्टिव पावर होगी, ठीक है, ये आपकी लीडिंग रिएक्टिव पावर होगी, इतना VAR लीडिंग रिएक्टिव पावर आएगी कैपेसिटर की। तो आप समझिए कंसेप्ट को कि कैसे हम इंडक्टर या कैपेसिटर की रिएक्टिव पावर को कैलकुलेट करते हैं। लैगिंग या लीडिंग कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? डायरेक्ट भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, जरूरी नहीं है वोल्टेज या करंट ही इसके अक्रॉस आपको पता होगा तभी आप कर पाओगे, ठीक है ना। आप करंट और उसके रिएक्टेंस से भी कैलकुलेट कर सकते हो, या अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज दे रखी है और रिएक्टेंस दे रखा है तो भी आप उससे कर सकते हो, VL²/XL, और यहां पे VC²/XC। इस तरह से भी आप जो है ना रिएक्टिव पावर कैलकुलेट कर सकते हो। रजिस्टर हमेशा एक्टिव पावर लेता है, रजिस्टर में रिएक्टिव पावर नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई रजिस्टर में रिएक्टिव पावर? क्योंकि जो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज है VR और रजिस्टर के थ्रू जो करंट है IR, वो दोनों क्या होंगे? सेम फेज में होंगे। VR अगर इधर है तो IR भी आपका इधर ही होगा, तो दोनों के बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री का होगा। तो इसका मतलब है यहां पे जो रिएक्टिव पावर आएगी रजिस्टर में वो 0 आएगी, केवल एक्टिव पावर आएगी, विच इज VR इंटू IR इंटू कोस ऑफ 0, ठीक है। तो यहां पे केवल एक्टिव पावर लेगा ये। इसका मतलब ये हमेशा एब्जॉर्ब करेगा पावर को और उसको हीट की फॉर्म में डिसिपेट कर देगा, ये रिएक्टिव पावर को नहीं लेगा, ठीक है। रजिस्टर कभी रिएक्टिव पावर को नहीं लेगा। तो आप इसकी एक्टिव पावर अगर आप निकालना चाहते हो तो सिंपल VR इंटू IR इंटू कोस ऑफ 0 कर दो, तो इतने वॉट इसकी एक्टिव पावर आ जाएगी। या आप क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो IR का स्क्वायर इंटू R कर दो, उससे भी इसकी एक्टिव पावर आ जाएगी, ठीक है। IR का स्क्वायर इंटू R इज रेजिस्टेंस, ठीक है। या फिर VR का स्क्वायर अपॉन R कर दो, तो इससे भी आप इसकी एक्टिव पावर निकाल सकते हो। तो एक्टिव पावर निकालने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं रजिस्टर में, ठीक है ना। आप वोल्टेज और करंट से भी निकाल सकते हो, आप रेजिस्टेंस एंड करंट से भी निकाल सकते हो, वोल्टेज और रेजिस्टेंस से भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ। अब कई बार क्या होता है, कई बार अपने को सर्किट दिया होता है और जैसे कोई सर्किट दे दिया है, ठीक है, अपने को मान लीजिए इस तरह का कोई सर्किट दे दिया है, ठीक है, और आपको इनकी वैल्यू दे रखी है J2 -J4 4 ओम 6 ओम, मान लीजिए ऐसे कुछ दे रखा है, ठीक है। और आपको ये दे रखा है कि भाई ये जो करंट है ये 4 एम्पियर है, आरएमएस वैल्यू दे रखी है, और ये करंट जो है ये 3 एम्पियर है, ठीक है। अभी 3 ना देके
इसको मान लीजिए ऐसा आई नोट दे रखा है, ये आपको निकालना होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो करंट है वो आपका IS है। आपसे पूछा है कि बताओ इस सोर्स से एक्टिव कितनी जाएगी और रिएक्टिव पावर कितनी जाएगी। आपसे ये पूछा है कि बताइए सोर्स से एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर कितनी जाएगी। तो अब ये कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, एक्टिव और रिएक्टिव कितनी जाएगी। तो अगर आपको एक करंट पता चल जाए ना, ये दोनों, तो आपको हर एक एलिमेंट में करंट पता चल जाएगा। आप यहां से भी एक्टिव रिएक्टिव निकाल सकते हो, या फिर आप सोर्स वोल्टेज निकाल लो और सोर्स करंट निकाल लो, दो चीज निकाल लो और उससे फिर आप एक्टिव रिएक्टिव निकाल सकते हो। दोनों के बीच का एंगल भी चाहिए ना आपको, ठीक है, उससे भी आप एक्टिव रिएक्टिव निकाल पाओगे। आसान क्या है, आसान है करंट निकालना। आप बोलोगे सर कैसे, जरा देखिए। अगर मैं इसको ग्राउंड मान लूं यहां पे, तो मैं कह सकता हूं इसके अक्रॉस जो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड आएगा, आरएमएस वैल्यू जो आएगी वोल्टेज की, वो आएगी दिस आरएमएस करंट इनटू दिस रिएक्टेंस। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो बनेगी 8, 4 इंटू 2J, तो 8 बनेगी। इसका मतलब यहां की जो वोल्टेज आएगी वो 8 वोल्ट आएगी मैग्नीट्यूड वाइज। एंगल मुझे नहीं पता। आप बोलोगे सर एंगल देखो ना 90 डिग्री आएगा ना, भाई इसका एंगल हमें पता नहीं ना, तो आप ये कैसे कह सकते हो 90 डिग्री आएगा। एंगल आर्बिट्रेरी है, एंगल हमें नहीं पता, और मैग्नीट्यूड तो पता चल गया भाई, यहाँ पे 8 वोल्ट आरएमएस वोल्टेज आएगी इसके क्रॉस, तो यहां की वोल्टेज 8 वोल्ट हो जाएगी मैग्नीट्यूड वाइज। तो एंगल में 0 डिग्री मान लेता हूं इसको, ठीक है, एंगल में 0 डिग्री मान लेता हूं भाई। अब अगला सवाल है, ठीक है यहाँ पे 8 एंगल 0 है, नीचे 0 है, 0 वोल्टेज है, तो इधर कितना करंट आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बताओ, इसका टोटल इंपीडेंस मुझे पता है पूरे का, और इसके क्रॉस वोल्टेज भी पता है इस पूरी ब्रांच के क्रॉस। तो आप बताओ जो आई नोट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 8 एंगल 0 डिवाइड बाई 4 माइनस J4। 8 एंगल 0 तो इसके क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस आ गया, और इंपीडेंस की वैल्यू आएगी 4 माइनस J4। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो बन जाएगा 8 एंगल 0 डिवाइड बाई 4√2 एंगल, अगर आप इसका एंगल निकालोगे तो ये बनेगा -45 डिग्री, ठीक है। तो इसको आप कह सकते हो √2 एंगल 45 डिग्री, 45 डिग्री। ये 45 डिग्री ऊपर चला गया, और इसका जो रेशियो आएगा √2 आएगा। इसका मतलब ये जो करंट आएगा इसका जो आरएमएस वैल्यू आएगी वो √2 आएगी। एंगल इसका 45 डिग्री पे आएगा, बट एंगल अपने को चाहिए नहीं, एंगल प्योर आर्बिट्रेरी है, ठीक है। या अगर एंगल लिखना भी है तो आप लिख लो 45 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अगर आप इस इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज आई है उसको आप 0 डिग्री पे ले रहे हो, तो उसका जो करंट आएगा वो कितने पे आएगा, वो 90 डिग्री लैगिंग आएगा, ठीक है, वो 90 डिग्री लैगिंग आएगा। अगर ये वोल्टेज इसके अक्रॉस 0 डिग्री पे है तो इसके थ्रू जो करंट आएगा उसका जो एंगल होगा उससे 90 डिग्री लैग करेगा। इसका मतलब 0 से 90 डिग्री लैग करोगे तो -90 आपको लिखना होगा, ठीक है ना। तो ये इसके थ्रू करंट आ गया, और इसके थ्रू जो करंट आएगा वो ये आएगा। अब सुनो, अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे मैं KCL लगा सकता हूं और ये करंट निकाल सकता हूं, ठीक है। तो IS की वैल्यू क्या आएगी जरा देखिए। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, एक है √2 एंगल 45 डिग्री और एक है 4 एंगल -90 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करके मैं IS की वैल्यू निकाल सकता हूं। मैंने आपको बताया था कि AC सर्किट्स में जब भी आप दो क्वांटिटी को ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो उनका एंगल होना जरूरी है। दैट्स वाई हमने ये एंगल में लिखा है, ठीक है। ये एंगल इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया अब हमारे लिए। तो पहले हमने इसको 0 डिग्री माना था एंगल, ठीक है, उसके हिसाब से हमने इसका एंगल निकाल लिया और इसका एंगल निकाल लिया। उसके बाद इन दोनों को जोड़ के मैं ये करंट निकालूंगा। अब ये करंट कितना आएगा उसके लिए मुझे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना होगा भाई। तो जरा देखिए कितना है ये एक है √2 और एंगल कितना है 45 प्लस 4 एंगल -90, ठीक है। इसकी जो वैल्यू आ रही है दोस्तों वो है हमारे पास 3.16 एट एन एंगल ऑफ -71.57। ये आपका आरएमएस वैल्यू आ गई है करंट की, इस करंट की, और ये इसका एंगल आ गया है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि ये जो सोर्स करंट है इसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी और एंगल क्या होगा, ठीक बात है। अब हमें सारी ब्रांच के करंट पता चल गए हैं। अगर हर एक ब्रांच का करंट पता चल गया है तो अब हम एक्टिव पावर इजीली निकाल सकते हैं। एक्टिव पावर कौन लेता है बताओ, एक्टिव पावर केवल रजिस्टर्स लेते हैं। इस रजिस्टर की एक्टिव पावर क्या आएगी, इस रजिस्टर की एक्टिव पावर आएगी 3.16 का स्क्वायर, क्योंकि इसमें आरएमएस करंट कितना है 3.16 है ना। आप बोलोगे सर ये आरएमएस करंट क्यों है, क्योंकि ये जो वैल्यूज आपको दे रखी थी करंट की ये आरएमएस वैल्यू थी। आप बोलोगे कैसे पता आरएमएस थी, क्योंकि ये विदाउट एंगल दे रखी थी। जब भी कोई चीज विदाउट एंगल दी होती है तो उसको हम बाय डिफॉल्ट आरएमएस लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये आरएमएस करंट था, तो उससे हमने ये करंट निकाला, ये भी आरएमएस आएगा, ये करंट निकालेंगे, ये भी आरएमएस करंट आएगा। तो आप बताओ इसमें पावर क्या बनेगी, इसमें पावर बनेगी 3.16 का स्क्वायर इंटू 6, ठीक है। इतने वोल्ट तो इसमें आ गई, और इसमें क्या बनेगी बताओ जरा, इसमें बनेगी √2 का स्क्वायर इंटू 4।
तो इतने वोट जो है ये हमारे पास क्या आ गई है, एक्टिव पावर आ गई है। इतने वोट हमारे पास एक्टिव पावर आ गई है, ठीक है। अब आइए रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर को मैं क्यों लिख रहा हूं? अब रिएक्टिव पावर जो है ना, इंडक्टर भी रिएक्टिव पावर लेगा और कैपेसिटर भी रिएक्टिव पावर लेगा, लेकिन इंडक्टर लैगिंग रिएक्टिव पावर लेगा और कैपेसिटर लीडिंग रिएक्टिव पावर लेगा। तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी। तो बताओ इंडक्टर की लैगिंग रिएक्टिव पावर क्या आएगी? करंट इसमें 4 एम्पियर है, 4 का स्क्वायर इंटू 2, तो इसका मतलब 32 VAR। ये तो लैगिंग है भाई, ठीक है, ये तो नीचे की तरफ है, लैगिंग है। और यहां से देखिए √2 का स्क्वायर इंटू 4 कर दो, I का स्क्वायर इंटू R करोगे ना, I का स्क्वायर इंटू X करोगे तो यहां पे इसका स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, 2 इंटू 4 करोगे तो 8 आएगा। इसका मतलब है 8 जो है वो लीडिंग है, तो ये लैगिंग बड़ी है तो उसमें से लीडिंग मैंने माइनस कर दिया है। तो रिजल्ट जो आएगा ये इतना लैगिंग आएगा, ये जो रिजल्ट है लैगिंग है। और इसकी वैल्यू क्या आएगी? 32 - 8 करोगे तो आप जरा देख लो भाई, 24 VAR लैगिंग। इतना हमारे पास रिएक्टिव पावर आ गई है जो पीछे से आ रही है सोर्स से। तो सबकी एक्टिव जोड़ दी मैंने, एक्टिव को जोड़ दिया करो, रिएक्टिव को जोड़ दिया करो। अब रिएक्टिव एक लैगिंग है एक लीडिंग है, क्योंकि लैगिंग बड़ी है तो दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो लैगिंग होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि पीछे से एक्टिव कितनी आ रही है और रिएक्टिव कितनी आ रही है सोर्स से। आई होप आपको ये समझ आया। अब अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि बताओ सोर्स की एपेरेंट पावर क्या है, तो एपेरेंट पावर क्या होता है दोस्तों? वो होता है √ एक्टिव का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव का स्क्वायर, ठीक है। एक्टिव का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव का स्क्वायर का रूट ले लोगे तो उससे क्या आ जाएगी? हमारे पास एपेरेंट पावर आ जाएगी। और एपेरेंट पावर ऑलवेज VA में होती है, VA या फिर KVA में होती है। तो इस तरह से आप जो है एपेरेंट पावर भी कैलकुलेट कर सकते हो कि सोर्स से कितनी एपेरेंट पावर जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस सर्किट का पावर फैक्टर क्या होगा? पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर निकालने के कई तरीके हैं, ठीक है। पावर फैक्टर निकालने के 3-4 तरीके हैं, तीनों चारों तरीकों को जरा समझते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो है cos ऑफ θv माइनस θi। मतलब जो ये वोल्टेज है इसका एंगल माइनस जो यहां से करंट जाएगा उसका एंगल, ये एंगल पहले कैलकुलेट कर लो और उसका कोसाइन ले लो, तो ये क्या होगा? ये पावर फैक्टर होगा। अगर करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से तो ये पावर फैक्टर लैगिंग हो जाएगा, और अगर करंट इस सप्लाई वोल्टेज से, ये जो सप्लाई करंट है ये सप्लाई वोल्टेज से लीड कर रहा है तो पावर फैक्टर को हम लीडिंग लिख देंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से पावर फैक्टर को निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको वोल्टेज का एंगल और करंट का एंगल पता होना चाहिए। अगर वोल्टेज और करंट का एंगल पता है तो आप पावर फैक्टर डायरेक्टली निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका जो है वो सर्किट का टोटल इंपीडेंस अगर पता है तो भी आप निकाल सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन में सर्किट का इंपीडेंस हमें पता है 4 - 4 J2 6, तो हम इसका इक्विवेलेंट इंपीडेंस निकाल सकते हैं सीरीज पैरेलल लेके। तो अगर आपको सर्किट का इंपीडेंस पता है तब भी आप पावर फैक्टर निकाल सकते हो। कैसे? जरा देखिए, अगर हमारे पास जो Z इक्विवेलेंट है वो है Z एंगल θz, क्योंकि वो इन जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, जो इक्विवेलेंट इंपीडेंस होगा वो इन जनरल कॉम्प्लेक्स होगा, तो उसका एक मैग्नीट्यूड आएगा और एक उसका फेज आएगा, ठीक है। तो अब जरा देखो, अब यहां से अगर मैं पावर फैक्टर कैलकुलेट करूंगा तो वो होगा cos ऑफ θz, ये हमारा पावर फैक्टर होगा। अब ये लैगिंग होगा कि लीडिंग होगा वो डिपेंड करेगा इस θz पे, ठीक है। इफ θz इज पॉजिटिव, अगर θz मेरा पॉजिटिव है तो हमारा जो पावर फैक्टर होगा वो लैगिंग होगा, ठीक है, अगर θz पॉजिटिव है तो। अगर मेरा θz नेगेटिव है, इफ θz इज नेगेटिव, अगर θz नेगेटिव है देन पावर फैक्टर जो होगा वो लीडिंग होगा, पावर फैक्टर लीडिंग होगा। तो आपको इंपीडेंस एंगल से भी पता चल जाएगा कि भाई हमारा जो पावर फैक्टर है वो लैगिंग है या लीडिंग है, ठीक है। अगर आपके पास इक्विवेलेंट इंपीडेंस आ जाएगा तो उससे भी आप कर सकते हो। तो ये दूसरा तरीका है दोस्तों पावर फैक्टर निकालने का, ठीक है। एक और तरीका भी है, तो ये पहला तरीका था, ये दूसरा तरीका हो गया। अब तीसरा तरीका देखिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा तरीका है, अगर मुझे इनपुट पावर फैक्टर निकालना है, सोर्स को कितना नजर आएगा पावर फैक्टर, अगर वो निकालना है तो आप जो है ये देखो सोर्स से एक्टिव पावर कितनी गई है और एपेरेंट पावर कितनी गई है, उन दोनों का रेशियो ले लो बस, ठीक है। एक्टिव पावर कितनी गई है, एक्टिव हमने निकाल दी है, और एपेरेंट पावर जो है वो आप निकाल दो यहां से। एपेरेंट पावर को आप एस से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो एक्टिव अपॉन एपेरेंट कर दो, उससे भी क्या आ जाएगा हमारे पास सोर्स का पावर फैक्टर आ जाएगा। 3 तरीके हैं।
अब कौन सा तरीका कहां पे लगाएं? अगर आपको सोर्स वोल्टेज और सोर्स करंट का एंगल पता है तो आप ये तरीके से कर सकते हो। अगर आपको सोर्स वोल्टेज सोर्स करंट नहीं पता है, जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं पता था हमें, लेकिन हमें इनमें इंपीडेंस सबका पता था, सारे एलिमेंट का रिएक्टेंस रेजिस्टेंस पता था, तो आप क्या कर सकते हो, इसका इक्विवेलेंट इंपीडेंस निकाल सकते हो और इक्विवेलेंट इंपीडेंस का एंगल आपको पता चल जाएगा और उससे आप पावर फैक्टर बता सकते हो। उसका कोसाइन ले लो, ठीक है, उससे आपका पावर फैक्टर आ जाएगा। अच्छा, कई बार क्या होता है, आपको सोर्स से कितनी एक्टिव और कितनी रिएक्टिव पावर जा रही है ये पता होता है, तो वहां से हम अपेरेंट पावर निकाल लेंगे और एक बार अपेरेंट पावर आ गई तो एक्टिव अपॉन अपेरेंट करके आप पावर फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको यह समझ आया कि किस तरह से सर्किट में हम सोल्व करते हैं, एक्टिव रिएक्टिव पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, पावर फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगले एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी दोस्तों, तो हम एक्टिव पावर के बारे में और एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि जब यहां पे मल्टीपल फ्रीक्वेंसी आ जाती हैं तब हम एक्टिव पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं और पावर फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।